नमस्कार, हिंदुस्तानियम जिंदाबाद। तो कैसे हैं आप लोग? मैं संजय श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हूं हिंदुस्तानियम की इस नई कड़ी में एक नई और अनूठी कहानी के साथ। ये कहानी है मुर्दे को, एक जिंदा लाश को, एक ब्रेन डेड व्यक्ति को नई जिंदगी देने की, जीवन दान देने के बारे में। और बड़ी बात ये कि इस कहानी का केंद्र भारत है। ये कहानी ठेठ हिंदुस्तानी है। अरे नहीं, भारतीय है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये अघोरी और तांत्रिक काल कपाल महाकाल वाली स्टोरी होगी, ऐसा नहीं है। ये चिकित्सकीय चमत्कार की चर्चित कथा है जो पूरी तरह वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है और मेडिकल फैक्ट्स के साथ इसका नाता है। तो क्या आप मरे को जिंदा करने की इस डॉक्टरी कवायद के बारे में पहले से जानते हैं? इस कहानी के बारे में कुछ भी आपको पता है? हो सकता है थोड़ा बहुत पता हो, या हो सकता है बहुत ज्यादा भी। लेकिन अगर आप इससे नहीं परिचित हैं तो सुनिए इस पूरे एपिसोड को जो शुरू होता है अब। हाँ, एक बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो घंटी के साथ आर वाला भी बटन दबा दीजिएगा। तो खैर चलिए, बेहद चौंकाऊ तजुर्बा, मरे लोगों को जिंदा करने का। ये मेडिकल साइंस में एक बेहद अलग तरह का प्रयोग था जो मरे को जीवन दे सकता था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि अपने इंडिया में चल रहा था, हो रहा था, ये तजुर्बा किया जा रहा था। ये उत्तराखंड के एक शहर में ये सब कुछ हो रहा था। इस पर भी एक चौंकाऊ बात और कि ये कोई अघोरी, तांत्रिक या कह ले कि तंत्र मंत्र से संबंधित कोई परियोजना नहीं थी। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक उपक्रम था और उस पर भी ये अमेरिकी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के किया जा रहा था। मतलब ये कि ये अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट था जिसकी कह सकते हैं वैज्ञानिकता असंदिग्ध थी। और ये भी कि ये कोई ढके छुपे तरीके से नहीं किया जा रहा था। मुर्दे को जिंदा करने का ये जो कार्यक्रम था वो बिल्कुल कानूनी तौर पर और डंके की चोट पर किया जा रहा था, खुलेआम किया जा रहा था। हो सकता है आपको कुछ पता हो, पर बहुतों को इस रीएनिमेशन प्रोजेक्ट के बारे में खास शायद ना पता हो। 5 साल पहले मैंने इसकी रिपोर्ट करके कुछ अखबारों के लिए लिखा था। सो मैं सुनाता हूं आपको इसकी पूरी कहानी। हाँ, तो बस एक गुजारिश है, वीडियो जरा लंबा है पर है मजेदार, बहुत रोचक। सुनिएगा आखिर तक। भले इसे डाउनलोड करके आप बाद में भी सुन सकते हैं। वो 8 मई का दिन था। वो 8 मई की तारीख थी। उस दिन रविवार का दिन था। दोपहर बाद का समय था। अस्पताल के आईसीयू में उस बेड के आसपास डॉक्टरों की आवाजाही अचानक बढ़ गई थी। चिकित्सकों का दल उस बेड पर जो मरीज था उसके साथ कुछ बहुत गहन परीक्षण में लगता मुब्तला है। सारे के सारे चिकित्सक, नर्स और तमाम जो मेडिकल कर्मी थे वो उसके से जूझ रहे थे। उस बेड पर लग रहा था किसी काम से। दूर से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि मरीज की हालत कुछ नाजुक है। शायद देर रात इस अस्पताल में उसे लाया गया था। ये सड़क दुर्घटना का मामला था। स्थिति तब भी गंभीर थी जब इसको लाया गया था। अब रुद्रपुर के पास के जिले में जितने संसाधन उस अस्पताल में चिकित्सकों के पास थे उसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे और उसी वजह से लगातार बेहोश और क्रिटिकल जो पोजीशन में वो जो नौजवान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो अब तक कम से कम सांसें ले रहा था। लेकिन अब मामला इस फैसले का था कि इस दुर्घटना में बुरी तरह घायल इस नौजवान का अब आगे क्या करना है। डॉक्टर्स कह रहे थे, जो स्पेशलिस्ट बुलाए गए बाहर से, वो कह रहे थे कि अब वेंटिलेटर की जरूरत है। उस छोटी सी जगह पर
जो वेंटिलेटर है उसका तत्काल उपलब्ध होना मुश्किल लग रहा था। वेंटिलेटर पर डालने और लाइफ सपोर्ट मशीनों पर रखने से ही उसके जिंदा रहने की कुछ आस हो सकती थी, वरना दिमाग अब जवाब दे रहा था। 20 मिनट से ज्यादा देर हो जाता तो उसका मस्तिष्क मर जाता, ऐसा अनुमान लगा रहे थे जो डॉक्टर उसको घेरे हुए खड़े थे और चिकित्सा और परीक्षण कर रहे थे। शाम होती जा रही थी। आखिरकार शाम को ईसीजी और बहुतेरे और परीक्षण करके डॉक्टरों ने उस 27 साल के नौजवान को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। कल शाम तक हंसता खेलता और नौजवान अपना तो जिंदा था और ना ही मरा हुआ। वो निलंबित जीवन की अवस्था में था, सस्पेंडेड लाइफ की स्टेटस स्टेट में। डॉक्टर कहते हैं कि शरीर की चोटें तो एक बार ही हील कर सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर दिमाग में बहुत गंभीर चोट पहुंच जाए, उसे गहरा नुकसान हो जाए, तो वो ठीक होना नामुमकिन है। दिमागी तौर पर मृत होने का मतलब ही यही है कि अब वह वापस नहीं आ। अपने मरीज को डॉक्टर द्वारा डेड डिक्लेयर कर देने के बाद अब उस युवक के परिजनों के पास बस एक ही उपाय था कि वो किसी तरीके से धीरज धरे और नौजवान के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं। हालांकि इसके लिए भी अब समय बहुत कम बचा था। शाम काफी गहरा गई थी और रात में दाह संस्कार का वहां रिवाज नहीं था। ऐसे में किसी ने उनको बताया कि डॉक्टरों द्वारा दिमागी तौर पर मरा मान लिए जाने के मतलब ये नहीं है कि शरीर भी मर गया, मरा तो सिर्फ दिमाग है। अब लोगों की राय, लेकिन नहीं, जो लोग कह रहे थे वो कुछ खास लोग थे। उन्होंने परिजनों को बताया कि ब्रेन डेड जो मनुष्य है वो टेक्निकल ग्राउंड पर भले ही मृत मान लिया जाए, पर कई बार दिमाग मरा होता है, शरीर नहीं। ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर में खून का धीमा जो सर्कुलेशन है, दौरान है, वो देखा जा सकता है। यहां तक कि वो भोजन को पचा भी सकता है, शौच कर सकता है, उसमें डेवलपमेंट देखे जा सकते हैं, विकास देखे जा सकते हैं, उसके बाल बढ़ सकते हैं, नाखून बढ़ सकते हैं, वो अपना हार्मोनल जो बैलेंस है वो बरकरार रख सकता है। तो ये जब बताया गया उन लोगों के तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ब्रेन डेड आदमी, उन्होंने तो मरा हुआ बता दिया, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि उसका घाव भर सकते हैं और अगर महिला है तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा जो है वो पल सकता है और यहां तक कि पैदाइश हो सकती है, प्रसव भी हो सकता है। कुछ दिनों पहले कुछ रिसर्चर ने बताया था कि शरीर में कुछ जो करंट है वो बाकी रह जाती है और वो करंट बाकी रह जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जीवन की आस जो है वो अभी बाकी है ब्रेन डेड आदमी के भीतर। इन लोगों ने बताया, उन लोगों ने ये बताया कि साहब ऐसा एक डॉक्टर साहब हैं जो ब्रेन डेड लोगों को जिंदा कर सकते हैं और उन डॉक्टर साहब का दावा है कि ऐसे 2 मामलों में वो कामयाब भी हो चुके हैं। ये एक बड़ी अचरज की सी बात थी कि इस तरह के दावे की कोई पुख्ता प्रमाण, और ये तो बेचारे इस दुख में, इस सदमे में, एक नौजवान बच्चे की मौत के इसमें वो इस तरह के प्रमाण क्या ही मांगते, उन्होंने हामी भर दी। क्योंकि वैसे भी इस जो मृत जो नौजवान था उसके शरीर के साथ क्या हो सकता था? एक तो अंत्येष्टि हो सकती थी और दूसरा कि दोबारा जिंदा होने की आस में, एक उम्मीद के साथ वो जो जिस डॉक्टर के बारे में बताया जा रहा था उसको सौंप दे और इस कोशिश को आजमा के देख लें। अगर सफल रहे तो कोई मतलब बात ही क्या है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और असफल भी हुए, मान लीजिए कि ऐसा नहीं हो पाया, तो फिर क्या जाएगा? अब भी तो
चिकित्सकों ने उन्हें डेड ही घोषित कर दिया है और ये हाथ खड़े कर दिए कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। कागजी खानापूरी के बाद उस जीवित शव को उत्तराखंड में रुद्रपुर स्थित अनुपम नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल पर रखवा दिया गया। नर्सिंग होम को अभी 15 से 65 बरस तक के 19 और ऐसे ब्रेन-डेड लोगों की तलाश थी जिनके दिमाग को वो जिंदा करने की कोशिश करने वाले थे। ये परियोजना पूरे बरस भर चलने वाली थी। ध्यान दीजिए, ये अप्रैल का महीना था और 2016 का साल। फिलहाल भारतीय चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु बंसल की अगुवाई में कुछ खास स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का एक दल इस काम में अगले 6 महीने से कहीं ज्यादा भरपूर बिजी रहने वाला था, ताकि उस ब्रेन-डेड युवक का दिमाग फिर से काम करने लगे। तो चिकित्सक इस पूरी कवायद में लग गए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या कहें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले की तरह किस तरीके से काम करने लगे उस युवक का, उस नौजवान का। ऐसा हो जाए तो समझिए शव में शक्ति का संचार हो जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए। डॉक्टरों ने काम करना शुरू कर दिया। नतीजा कैसा रहेगा ये कम से कम 2 महीने के बाद पता चलेगा, ये बताया गया, ये कहा जाता है। उसके भी शुरुआती संकेत ही तब मिल पाएंगे, मतलब चमत्कार में थोड़ी देर लगेगी। हाँ, एक बात और, अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान ब्रेन डेड नवयुवक को उसके ही शरीर से निकाली गई स्टेम सेल की डोज दी जाएगी, पेप्टाइड इंजेक्शंस दिए जाएंगे, लेजर थेरेपी का उस पर काम होगा, प्रयोग किया जाएगा, और बहुत हल्की करंट, बहुत कमजोर तरह की एक विद्युतीय जो संवेग है उसको दिया जाएगा। असल में जो परिजन थे नौजवान के, उनसे 15 दिनों के लिए ही ये शव मांगा गया था। कहा गया था कि आप 15 दिन हमें दीजिए, अगर कुछ प्रोग्रेस हुई तो बात आगे बढ़ेगी, हम इस पर आगे काम करेंगे, और अगर नहीं होती है तो आप अपने बेटे को ले जा सकते हैं। ये भी बता दिया गया था कि अगर संकेत बेहतर दिखे, आगे बात बढ़ी, इलाज और आगे गया, इलाज सफल हुआ, तो उसके बाद जिस भी स्थिति में वो नौजवान आएगा, उसके देखभाल, उसको संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं लोग की होगी, उसके परिजनों की होगी, डॉक्टर और अस्पताल और उन लोग की नहीं होगी। इस परियोजना के मुखिया थे डॉक्टर बंसल। डॉक्टर बंसल बेसिकली हड्डियों के डॉक्टर हैं। रीढ़ की हड्डी को दुरुस्त करने के बारे में वे मतलब वर्ल्ड फेम है, संसार भर में प्रसिद्ध है। हिमांशु बंसल ने स्टेम सेल पर भी गहरा काम किया है, रीजेनरेटिव मेडिसिन पर भी उनका काम बढ़िया है। कई बार वो अपने भाषण देने वेबिनार सेमिनार्स में जाते रहते हैं। उन्होंने खास चिकित्सा प्रविधि या टेक्निक कहें, मेडिकल टेक्निक कहें, वो अपना विकसित किया है, जिसके इस्तेमाल से वे किसी दिमागी तौर पर मृत घोषित हुए व्यक्ति के मस्तिष्क को फिर से सक्रिय करने का दावा करते हैं, या यूं कहें कि बताते हैं कि वो सक्रिय कर सकते हैं उसको। तो अगर डॉक्टर बंसल के हिसाब से चले और अगर उनका ये प्रयोग सफल होता है, तो अब से यानी उनके प्रयोग सफल होने के बाद से ब्रेन डेड व्यक्ति मुर्दा नहीं माना जाएगा, वो जिंदा हो सकेगा इस तकनीक के आधार पर। ये जो सिद्धांत दिया डॉक्टर बंसल ने, उनके हिसाब से इस तकनीक के आधार पर अमेरिका, यूरोप और खाड़ी के देशों के अलावा कुछ और जगहों पर उन्होंने अपनी चिकित्सकीय क्षमता का लोहा मनवाया है। डॉक्टर बंसल ने अपनी कंपनी रिवाइट लाइफ साइंसेज द्वारा अमेरिका की एक कंपनी को इस बाबत प्रस्ताव दिया
कि अगर वो साथ मिल जाए तो ब्रेन डेड को जिंदा करने की इस परियोजना पर आगे काम किया जा सकता है। बंसल का इरादा था कि अगर कोई कंपनी साधन संसाधन दे, थोड़ा धन दे, तो वे अपनी नई तकनीक का थोड़े बड़े पैमाने पर प्रयोग कर सकते हैं, उसको आजमा सकते हैं और उसका परिणाम देख सकते हैं, नतीजा देख सकते हैं। संभव है कि भविष्य के लिए कोई नया रास्ता खुल ही जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो जाहिर है कि उसका श्रेय डॉक्टर बंसल को जाएगा, और डॉक्टर बंसल को जाएगा तो इसमें देश का भी तो नाम होगा ही होगा। ये मान लिया जाएगा कि मस्तिष्क संजीवनी तकनीक ही भारत से निकली और उसके जन्मदाता डॉक्टर बंसल है। एक और बात थी, अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ अगर ये परियोजना भारत में चलती है तो ये तजुर्बा करना थोड़ा आसान हो जाएगा, उसमें उतने पेच नहीं लगेंगे क्योंकि अमेरिका का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व सामने होगा। इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय होने से थोड़ी धमक और प्रसिद्धि भी बेहतर मिलेगी, चर्चे भी ज्यादा होंगे और साख और मान्यता भी बढ़ जाएगी। तो खैर, अमेरिका की फिलाडेल्फिया स्थित एक कंपनी को यह प्रस्ताव बेहद इंटरेस्टिंग लगा कि कोई अपनी खास मेडिकल टेक्निक से मरे हुए आदमी को फिर से जिंदा करने का प्रयोग करना चाहता है। सो बंसल के इस प्रस्ताव को उसने कहा कि ठीक है, हम इस पर विचार कर सकते हैं। उस बायोमेडिकल कंपनी बायोक्वार्क ने थोड़े बहुत सवाल जवाब के बाद बंसल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बायोक्वार्क ने ब्रेन डेड व्यक्ति को जिंदा करने वाले इस प्रोजेक्ट में कुछ पैसा लगाना भी स्वीकार कर लिया। बाकी वो साधन संसाधन तकनीकी तो इनकी थी ही, वो सब देना तो आपस में तय हो ही गया। लेकिन उसके लिए अमेरिका में मुर्दों को जिंदा करने वाला ये प्रयोग जो है वो करना बहुत मुश्किल था। वजह थी वहां का बेहद कड़क कानून और खासा लंबा चौड़ा खर्च। अमेरिका में जिसका फेफड़ा, दिल और दिमाग इस कदर एक तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए या नुकसान पहुंच जाए उसे, कि वो फिर से ठीक होने की हालत में ना हो, तो उसे फिर मुर्दा ही मान लिया जाता है और उसके साथ इस तरह से किसी तरह का प्रयोग करने की वहां इजाजत नहीं है। फिर खर्च भी भारत से 10 गुना आ जाता, जिसका एक बड़ा हिस्सा बंसल की कंपनी को भी उठाना पड़ता। इसलिए बंसल ने भारत में इस प्रोजेक्ट को करने की हामी भर दी कि ठीक है, और ये बायोक्वार्क भी चाहता था यही बात। तो खैर, तो इस तरह से लिविंग कैडावर यानी जिंदा लाश में जान फूंकने की परियोजना अमेरिका से इंडिया आ गई और इसके शुरू करने का रास्ता भी खुल गया, क्योंकि पैसे भी मिल गए, फंड मिल गया, संसाधन मिल गए और इस बाबत भी तय हो गया कि भारत में शुरू होगा, क्योंकि यहाँ कानून उतने सख्त नहीं है, तो ये सबसे मुफीद जगह है और ये परियोजना यहाँ लाई गई, क्योंकि अमेरिका में चिकित्सकीय नैतिकता इसके इजाजत देने के लिए कतई राजी नहीं थी। बायोक्वार्क ने वहां आजमाइश की थी लेकिन उसे इजाजत नहीं मिली थी। अब चूंकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ये देखा होगा कि ये किसी दवा के शोध विकास और परीक्षण का मसला तो है नहीं, तो ये उसके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, इसलिए उसने भी एक तरह से इसको दरकिनार किया अपने किसी कार्यवाही करने से। तो वहां से भी एक तरह से ये चीजें पास ऑन हो गई और निकल। ब्रेन डेड व्यक्ति के अधिकार के बचाव में शायद किसी भी ऐसी संस्था के पास जो मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, उसके पास कोई ऐसा तर्क न रहा हो, तो इसलिए किसी ने भी कोई बहुत इसमें रुचि नहीं दिखाई। हालांकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इन लोगों ने थोड़ा इस पे नाराजगी दिखाई जब ये प्रोजेक्ट शुरू होने की बात थी। कोरोना काल में अक्सर टीवी पर दिखने वाली जो सौम्या स्वामीनाथन है, तब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की डायरेक्टर जनरल थी। वो इस प्रयोग से सहमत तो नहीं थी, सो अनुमत तो नहीं दिया, पर इस पर रोक के लिए कोई बड़ा एक्शन भी नहीं ये कह करके नहीं लिया कि ये सब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि मेडिकल रिसर्च
बताया गया था। मेडिकल एथिक्स के लिए अलग से बनी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से अनुमति यहाँ ले आ दी गई, जबकि एथिक्स बोर्ड ने जो सरकारी तौर पर बना है वहां से इसको कोई अनुमति नहीं मिली थी। अब इस अलग से बनी कमेटी के सदस्य कौन है और उसके वैधानिकता क्या है, ये कभी उजागर तो नहीं हुई, लेकिन हाँ उसकी मंजूरी के बाबत ये बता दिया गया कि वहां से हमें मंजूरी हो गई। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने अड़ंगे के साथ उस समय आगे आया। उसने कहा कि सीधे मनुष्यों पर ऐसा ट्रायल कभी नहीं हुआ, ये बिल्कुल नई रीति है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टरों का एक बड़ा वर्ग भी इसके खिलाफ खड़ा हो गया। हालांकि कुछ लोग दबी छुपी जुबान में इस प्रयोग के साथ भी थे कि यह आजमाइश भी जरूरी है विज्ञान के नाम पर। और इसी धूप छांव के बीच बायोकॉर्क और उसकी सह कंपनी ने रीएनिमा प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर दिया। सुंदर से भारतीय हिल स्टेशन नैनीताल से बहुत नजदीक खेती से उभरे धनवानों और तकरीबन 2 लाख की आबादी वाले उत्तराखंड के एक साधारण से शहर रुद्रपुर में एक सब्जेक्ट के साथ काम आरंभ हुआ। बहुत साधारण से दिखने वाले एक 3 मंजिला भवन में चलने वाला जो अनुपम नर्सिंग होम था, वहां इस जिंदा लाश को जीवित व्यक्ति में बदल देने वाले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पहले चरण की शुरुआत अप्रैल महीने में हो गई। तो इसके लिए अस्पताल ने एक अलग विभाग, एक अलग समिति, इंस्टीट्यूशनल कमेटी फॉर सेल रिसर्च एंड थेरेपी बना दिया और उसके तहत तकनीशियनों, डॉक्टरों और लोगों को रख दिया जो इस प्रोजेक्ट की देखभाल के लिए नियुक्त किए गए थे। इसी कमेटी की देखरेख में प्रोजेक्ट रीएनिमेशन का ये पहला चरण डॉक्टर बंसल के शोध के सिद्धांत को वास्तविक प्रमाण दिलाने के लिए आरंभ हो गया। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये बता दें कि मुर्दे को जिंदा करने का जो ये प्रोजेक्ट था ना, ये कैसे क्या हुआ, किस अंजाम पर पहुंचा, ये हम बताएंगे अभी आपको आगे, लेकिन कहानी को आगे शुरू करते हैं। खैर, मुर्दे को जिंदा करने का जो तजुर्बा था वो डॉक्टर हिमांशु बंसल के लिए कोई पहली बार नहीं था। वे 2009 से इस काम में लगे हुए थे। इसका प्रयोग एक बार वो सऊदी अरब और यूरोप में कर चुके थे और उनका कहना था कि वो काफी सफल रहे थे। वे कहते हैं कि जब अमीर लोग बहुत बार कोमा में जाने के बाद उससे बाहर आ गए क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया और इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया। उनका तो दावा यह भी है कि दिल्ली स्थित द्वारका में भी उनकी कामयाबी का एक नमूना, एक प्रमाण मौजूद है। खैर, उस ब्रेन डेड नौजवान पर बेहद कुशल और मशहूर न्यूरोसर्जन्स और दूसरे मेडिकल विशेषज्ञों का एक दल तरह तरह के तजुर्बे करने, प्रयोग करने, अपनी दवाओं और अपने जो सिद्धांतों, बंसल के सिद्धांतों को आजमाइश के लिए जुट गया। इन डॉक्टरों ने हफ्ते में 2 बार ब्रेन डेड व्यक्ति की रीढ़ में उसके ही शरीर से निकाले गए स्टेम सेल के इंजेक्शन दिए। इन स्टेम सेल की खासियत ये होती है कि वे किसी भी अंग की कोशिकाओं में बदल सकते हैं, उन्हें नए सिरे से बना सकते हैं, उन्हीं में ढल करके कह सकते हैं विकसित हो सकते हैं। इस मामले में वे दिमाग की यानी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, नर्व सेल्स हैं, उनको वे फिर से बना देंगी, ये माना गया। ये कोशिकाएं न सिर्फ फिर से बन जाएंगी, नई बनेंगी जो डेड हो गई हैं, वो फिर न सिर्फ फिर से बन जाएंगी बल्कि वो एक दूसरे को जोड़ेंगी भी। इसका साथ देने के लिए मरीज को हर दिन बेहद कॉम्प्लेक्स जटिल प्रोटीन श्रृंखला बायोटिक पेप्टाइड का इंजेक्शन भी साथ में दिया जा रहा था, जिससे जो स्टेम सेल है उसको भी एक तरह से बूस्ट मिले, बल मिले अब उसके काम को। रीढ़ और दिमाग स्थित कोशिकाओं को उत्प्रेरित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, उसमें इंपल्स जगाने के लिए, उसमें जागृत लाने के लिए धीमा विद्युतीय प्रवाह भी दिया जा रहा था, बहुत लो इंटेंसिटी का करंट भी दिया जा रहा था।
ये इलेक्ट्रिकल करंट संवेग नर्व सेल्स को बढ़ने में, विकसित होने में मददगार साबित होगी। ये उनका सिद्धांत था। जरूरत के हिसाब से लेजर किरणों का भी इस्तेमाल किया गया। ये तय हुआ कि इस दौरान ब्रेन डेड व्यक्ति का जो रीढ़ का ऊपरी हिस्सा है और जो दिमाग के आखिरी हिस्से यानी ब्रेन स्टेम से जहां से जुड़ता है दोनों हिस्सा ब्रेन स्टेम के पास, और वो हिस्सा जो दिल की धड़कन तथा सांस लेने की प्रोसेस को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इन दोनों हिस्सों पर लगातार निगाह रखी जाएगी। और इस पर निगाह रखने के लिए, मतलब एक पल के लिए भी वहां से निगाह न हटे, इसके लिए खास इमेजिंग टेक्निक वाली बहुत ही उत्तम किस्म की मशीनों का इस्तेमाल किया जाना था। मतलब ये कि प्रयोग के एक एक क्षण की निगरानी की जानी थी कि किस तरह बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है। एक ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर मस्तिष्क का रिएक्शन क्या होता है, प्रतिक्रिया क्या होती है, स्टेम सेल या पेप्टाइड या विद्युत जो इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, उसके लिए बंसल और इस प्रोजेक्ट में लगे दूसरे डॉक्टरों का विचार था कि इस मेडिकल कारगुजारी से नर्वस जो सिस्टम है वो धीरे धीरे, पूरा सिस्टम तो क्या लेकिन ब्रेन का जो सिस्टम है वो वापस आएगा। जो नर्व सेल्स हैं वो एक बार फिर से बनने लगी तो फिर धीरे धीरे पूरा दिमाग नए सिरे से विकसित हो जाएगा। अब ब्रेन डेड व्यक्ति का दिमाग विकसित हो गया तो फिर वो डेड ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो डेड तो ब्रेन की वजह से था, और ब्रेन अगर काम करने लगा या यूं कह लें कि वो उसमें कोशिकाएं बन गई, सेल्स डेवलप हो गई, वो सक्रिय हो गया, तो फिर वो जिंदा की श्रेणी में आ जाएगा, एक मुर्दा जिंदा हो जाएगा। देखिए, मनुष्यों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक बार नष्ट हो जाए तो उसके पास इस नष्ट हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिर से डेवलप करने का अपना बूता नहीं होता। पर कुछ जीव ऐसे हैं जो ये काम बखूबी कर लेते हैं। वे अपने क्षतिग्रस्त अंग को ही नहीं, दिमाग की कोशिकाओं को भी अपने आप अपनी ताकत से डेवलप कर सकते हैं। मछलियों की कुछ प्रजातियां हैं, मेढक सरीखे जो एम्फीबियंस हैं, जो पानी और जमीन पर दोनों पे रह सकते हैं, छिपकली है, सैलामेंडर है, ये सब सभी जानते हैं कि गहरी चोट या क्षति के बाद भी अपने अंग, यहां तक कि दिमाग और उसके स्टेम सेल या दूसरे जो हिस्से हैं, भाग हैं, उनको भी रीमॉडल कर सकते हैं, उनको रिपेयर कर सकते हैं, फिर से हासिल कर सकते हैं। ये ताकत नेचर ने उनको दी है। लेकिन फिलहाल मनुष्य में ये ताकत शून्य है। और लेकिन हिमांशु बंसल इस मामले में मुतमईन है कि मनुष्य के भी मृत दिमाग को इस तरीके से वापस लाया जा सकता है, वो अपने आप को हील कर सकता है अगर हम उसे सपोर्ट दें तो। उनकी ये तकनीक 3 महीने के भीतर इस बात के शुरुआती संकेत देना शुरू कर देगी, उनको पूरा भरोसा है। तो इस तरीके से ये अगर अप्रैल चल रहा है तो पहला परिणाम जुलाई के अंत तक बात हुआ तो आ जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि जुलाई जब आया तो क्या नतीजा निकला किसी मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश का। जब इलाज के 2 महीने से ज्यादा बीत गए तो डॉक्टर बंसल से पूछा गया कि नतीजे कब तक सामने आएंगे, ब्रेन डेड जिंदा लाशों में से कोई जुम्बिश कब दिखेगी। कंपनी ने बताया कि इस परियोजना के पूरे होने की जो अवधि है वो अप्रैल 2017 है, यानी पूरा 1 साल है। फाइनली क्या रिजल्ट निकला ये तभी बताया जाएगा, पूरे आंकड़ों और सबूतों के साथ। लेकिन इसके शुरुआती और कुछ प्रभाव और लक्षण 3 महीने में दिखने लगेंगे। ये बात डॉक्टर बंसल ने 2 महीने के बाद कुबूली या कहें घोषित किया। बताइए, शुरुआती नतीजे जल्द मिल सकते हैं। बात सुनकर के उन जो युवक था उसके परिजनों में बहुत आस जगी कि संभव है कि जो खामोश पड़े हैं अस्पताल के ठंडे से कमरे में वो लौट आए, बोलें, बतियाएं।
जो दांव इस प्रयोग पर उन्होंने लगाया है शायद वो उसे जीत जाए। पर उन्हें बताया गया कि दिमाग की कोशिकाओं के फिर से काम करने लगने का या पुनर्जीवित होने का मतलब ये नहीं कि डेड डिक्लेयर व्यक्ति अचानक उठेगा, चलने लगेगा, वो एक्टिव और सोशल हो जाएगा, बातचीत, हंसने, बोलने, बतियाने लगेगा, सामान्य जीवन जीने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये बात उस युवक के परिजनों को ही नहीं, लगभग उससे संबद्ध सभी लोगों को ये बात बताई गई। सच तो यह है कि कई महीने उसे अस्पताल में और फिर कुछ बरस बिस्तर पर काटने पड़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल खामोशी में, ऐसा नहीं, हिलते डुलते भी नहीं। इस दौरान उसकी सेवा, उसके इलाज और रखरखाव का जिम्मा उसके परिवार का होगा। ये बात इस बहाने याद दिला दी गई कि वो कोई काम नहीं करेगा, कुछ भी हरकत नहीं करेगा, लेकिन आपको उसकी सेवा उसी तरीके से उतने महीनों तक या कुछ बरसों तक करनी पड़ सकती है। नए सिरे से जिंदा वो आदमी दरअसल पहले वाला आदमी नहीं रहेगा, बल्कि नवजीवन के बाद, एक तरह से नए जन्म के बाद वो एक नया इंसान होगा। इस तरह से जो जीवित व्यक्ति होगा उसका दिमाग बिल्कुल कोरा होगा, खाली स्लेट की तरह। ये दिमाग अपना जो अभी शरीर है उससे बिल्कुल जुदा होगा। सवाल ये कि नया दिमाग किसका होगा? जो नवयुवक है उसका तो दिमाग नहीं होगा। वह दिमाग, वो सब कुछ खत्म हो चुका होगा जो उसने कभी सीखा है, जाना है, वो सब कुछ। वो अपनी पुरानी सारी यादें, आदतें, भाषा सब भूल चुका होगा। ऐसे में वो अपने परिजनों के लिए बस एक चेहरा भर होगा। समाज, देश के लिए भी किस काम आएगा पता नहीं। उससे तो बस इतनी उम्मीद की जा सकती है कि वो दर्द या कुछ दूसरे जो शारीरिक फैक्टर्स हैं, कारक हैं, उस पर अपनी रिएक्शन, प्रतिक्रिया दर्शा सके, जिसे सीधे आप शायद देख भी नहीं सकें और समझ भी ना सकें, केवल मशीनी तौर पर नोट किया जा सके कि यह हरकत शरीर में हुई, ऐसा अगर किया गया तो हो सकता है बहुत सफलता मिल जाए। तो ये भी हो सकता है कि ये उसकी ये हरकत देखी जा सके, जैसे कि कोमा में गया व्यक्ति किसी बात पर अपने रिएक्शन में किसी अंग विशेष को या किसी छोटी बहुत चीजों को हिला डुला सकता है। पर इतना भी क्या किसी चमत्कार से कम होगा क्या? क्या इससे आगे के वैज्ञानिक शोध और दूसरे रास्ते नहीं खुलते क्या? आज अगर ऐसा हो गया तो कल इस क्षेत्र में इससे आगे बढ़कर और भी बेहतर मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस बात की उम्मीद तो बढ़ती ही है, बनती ही है, और इसके लिए आप डॉक्टर बंसल को साधुवाद दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं अगर ये प्रयोग सफल हो जाए। तब ऐसा हो गया, तब किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे चिकित्सक मृत घोषित कर चुके होंगे न सिर्फ जिलाया जा सकेगा, कोमा में गए व्यक्ति को जल्द वापस लाया सकेगा, आगे चल करके वे सामान्य सक्रियता के साथ चल फिर भी सकेंगे। हो सकता है कुछ और तकनीकी, कुछ और मेडिकल प्रयोग हो सकें और ये चीजें हों। ये तो शुरुआती दौर है। बहुतों ने कहा कि डॉक्टर हिमांशु बंसल के प्रयोग को मजाक में मत लें। भले वह समग्रता में अव्यवहारिक लग रहा हो, पर स्टेम सेल के जो इस्तेमाल हैं वो तो जग जाहिर है कि वो सेल्स का निर्माण कर देता है। पेप्टाइड के इंजेक्शन के बारे में भी पता है सबको कि वो कामयाब रहा है अपने काम में, और धीमे करंट का असर दिमाग पर बहुत बरसों से आजमाया जा रहा है और उसका जो प्रभाव है वो सेल्स पर और दिमाग पर दोनों पर भी जाहिर है कि सफल हो चुका है। तो अलग अलग मामलों में सफलता इन तकनीक को मिल चुकी है। बस इन तकनीक को जुड़े हुए तरीके से समग्रता के साथ अगर बंसल सफल बना ले जाएं तो फिर क्या बात है। तो इसलिए इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। अगर बंसल सफल हो जाते हैं तो ये सफलता नैतिक सवालों से इतर इससे अलग कई तरह के सवाल खड़े कर देगी। ब्रेन डेड व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्त करना पड़ेगा। इस आधार पर सारी कागजी और कानूनी कार्यवाही जो है वो वापस ले लेनी पड़ेगी। क्या ये जो जीवन की उसकी दूसरी पारी होगी उसको व्यवस्था से मिलने वाला पेंशन और बीमा जैसे तमाम लाभ मिलेंगे क्या? इसकी कोई मनोवैज्ञानिक निरंतरता रहेगी क्या इस व्यक्ति की? इस तरह के तमाम सवाल
हवा में तैर रहे थे उस समय जब ये प्रयोग चल रहा था। मुर्दे को जिंदा करने का तजुर्बा एक तरफ और इस तरह के सवालों को उछलने की रफ्तार एक तरफ, दोनों बदस्तूर जारी थे। तो जिंदा लाश को नवजीवन देने के जो भी नतीजे निकले, मगर दिमागी रूप से मर चुके को जीवन देने की कोशिशों वाली इस कवायद की खबर ने देश विदेश के चिकित्सा क्षेत्र में हलचल मचा दी। नेचर और साइंटिफिक अमेरिकन जैसी पत्रिकाओं ने इसके बारे में अपने वहां जगह दी। बहुतों का मानना था कि यह तरीका मरीज के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं करने वाला, बहुत हुआ तो बस एक दूसरा दिमाग पैदा कर देगा, अगर वो भी बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर हुआ तो बस एक दिमाग पैदा कर देगा। विरोधियों ने कहा कि कतई विज्ञान सम्मत नहीं है, इस तरह का ब्यौरा या शोध प्रबंध भी कहीं नहीं मिलता। इस परियोजना में काम करने वाला कोई भी जो डॉक्टर है, जो टेक्नीशियन है, वो कोई भी इस तरह का विशेषज्ञ नहीं है जिसने पहले इस तरह के कुछ काम, बेसिक काम इस तरह के किए हों, इस पे कुछ पेपर्स हों जिसके, ऐसा कोई भी आदमी इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। खुद डॉक्टर बंसल हड्डी के डॉक्टर है और ये सारा मामला न्यूरो से जुड़ा हुआ है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो स्टेम सेल के साथ निजी संस्था का प्रयोग भारत में गैर कानूनी और विवादास्पद है, ये बात बड़ी तेजी से उभरी। ये भी कहा गया कि जो अस्पताल है वो परिजनों को, नौजवान के, बहुत ही इलॉजिकल और वैज्ञानिक तरीके से इलाज करने का झूठा दिलासा दे रहा है। वे समझ रहे हैं कि उनका परिजन जिंदा होकर के पहले की तरह लौट आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत क्रूर मजाक है। महीने भीतर ही इसी तरह के अंधाधुंध आरोपों की बाढ़ आ गई और उत्तरांचल के एक छोटे से शहर के साधारण से नर्सिंग होम में इस तरह की अबूझ और अटपटी सी परियोजना, वो भी निजी अमेरिकी कंपनी के सहयोग से चलने का क्या मतलब है? ये बात जो वैज्ञानिक तौर पर भी संदेहास्पद थी और विवादास्पद थी। तो खैर, इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा होना स्वाभाविक भी था। ये बिल्कुल अलग तरह का प्रयोग था डॉक्टर बंसल का, इसलिए ऐसी बातें होनी भी स्वाभाविक थी। खैर, जब बहुत बातें हो गई तो डॉक्टर बंसल आगे आए और कहा कि ठीक है, मैं न्यूरोसर्जन नहीं, पर मैं मरीज को खोल करके तो इलाज करने नहीं जा रहा। स्टेम सेल से इलाज पर अगर आपत्ति है तो दिल्ली की फला डॉक्टर को रोके जो धड़ल्ले से यही काम कर रही है। हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक, यहां इनका नाम लेना उचित नहीं समझता, जिनके बारे में डॉक्टर बंसल ने तब बताया था। डॉक्टर बंसल ने यह भी बताया कि इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल द्वारा स्टेम सेल के रिसर्च के बारे में जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो एक निर्देश हैं, सुझाव हैं, उसकी कोई वैधानिकता नहीं है, कोई लीगल एंटिटी नहीं है, इसलिए इस पर चलना हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो डॉक्टर बंसल ने ये साफ कर दिया कि ये परियोजना जो वो चला रहे हैं उसके लिए वो जिम्मेदार हैं और वो नैतिक और वैधानिक तौर पर उनके हिसाब से सही है, क्योंकि उनका कहना था कि मेडिकल एथिक्स का अगर सवाल है तो मैं तो भाई मरीज की जान बचाने में लगा हूं, भविष्य के लिए विज्ञान के नए दरवाजे खोल रहा हूं, मेरे पास ये करने का पूरी तरह से वैधानिक अधिकार और अनुमति है, मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूं और मैं ये काम कर सकता हूं। डॉक्टर बंसल ने कहा कि मैंने परिजनों को झूठा दिलासा नहीं दिलाया, मैंने बता दिया है कि अगर जीवित हो जाता है तो आगे का सारा हर्जा खर्चा उनका ही होगा, चाहे तो पूछ लीजिए। रही बात मेरे मेडिकल टेक्नोलॉजी तौर तरीके, सिद्धांत और मान्यता तथा प्रयोग की, तो उसको अवैज्ञानिक और असफल कहने की बात है तो मुझे अपने ज्ञान और कौशल पर पूरा पूरा यकीन है। आप
इस प्रयोग को पूरा होने दीजिए, समय आने दीजिए, सब सामने आ जाएगा। अभी 3 महीने बस बीतने वाले हैं और अब आपको कुछ ही दिनों बाद इसके कुछ नतीजे, कुछ संकेत सामने आ जाएंगे। खैर, 3 महीने बीत चुके थे। इस बीच ये पाया गया कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ने 40 से अधिक पेपर इस मामले में पब्लिश किए, पर किसी ने किसी पेपर में ब्रेन डेड जिंदा हो गया हो इस बारे में नहीं लिखा था। सो बंसल के इस तजुर्बे के नतीजों का बुरी तरह से सबको इंतजार था, अमेरिका में भी, इंडिया में भी और दूसरे कई देशों के न्यूरोसर्जन्स और डॉक्टरों को। अगस्त 2016 के अंत में बताया गया कि नतीजे बहुत उत्साहवर्धक हैं। इससे पता चलता है कि जो दिमागी जो क्षति है उसको ठीक किया जा सकता है। हम ब्रेन डेड को वापस ला सकते हैं। डॉक्टर बंसल ने कहा कि कुछ समय बाद हम मेडिकल समुदाय को इससे पूरी तरह अवगत कराएंगे। अभी तो बस इतना ही कह सकते हैं हम कि जो भी नतीजे हमको मिले हैं उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और आगे बढ़ने वाले नतीजे हैं। अगर हम पूरी तरह से सफल रहे तो इस तकनीक से हर साल तकरीबन 10 लाख जानें बचाएंगे। हमारे रीजनरेटिव थेरेप्टिक एप्लीकेशंस और ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक को दुनिया देखेगी, देश का नाम होगा। माहौल खासा उत्साहजनक हो चला था। इसी दौरान 27 सितंबर 2016 को प्रोजेक्ट के शुरू होने के तकरीबन 6 महीने बाद एक और बड़ी बात हुई। उल्लेखनीय बात यह हुई कि डॉक्टर बंसल के रीविटा लाइफ कंपनी के जो सीईओ थे प्रांजल अग्रवाल, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की और उस प्रेस रिलीज में कहा कि उन्हें ब्रेन डेड लोगों के जिंदा होने का पूरा भरोसा है। अब इसलिए अब निश्चित है कि हम ब्रेन डेड लोगों को जिंदा कर लेंगे। हम चाहते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल अब दिल्ली में शुरू करें। ये एक बहुत बड़ी बात थी। रुद्रपुर जैसे छोटे सी जगह से निकल करके राजधानी दिल्ली में अपना क्लिनिकल ट्रायल का सेटअप लगाना और इस तरह से काम करना, जाहिर है ये दर्शाता है कि वास्तव में नतीजे बहुत उत्साहवर्धक हैं और ये उनमें बहुत आत्मविश्वास भर चुका है इस काम को लेकर के। लेकिन ये सब होने के बावजूद ये नहीं बताया गया कि उस नौजवान के अलावा कितने और ब्रेन डेड लोगों पर काम चल रहा है या काम किया गया है और उनकी स्थिति क्या है। क्या उनको अब जीवित कहा जा सकता है? तो किस पैमाने पर, किस परिमाप पर, उसकी क्या कसौटी है उनके जीवित समझे जाने की? और अगर उनमें जान आने के संकेत मिल रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं? कैसे कोई समझे कि हाँ वो जिंदा हैं या जिंदा हो सकते हैं? इस दौरान प्रसिद्ध पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन में एक लेख छपा और उसमें बताया गया कि ये प्रोजेक्ट नवंबर 2016 में बंद हो गया। मतलब जब दिल्ली लाने की बात की जा रही थी, ठीक उसके 2 महीने बाद ये प्रोजेक्ट ठप हो गया। रुद्रपुर में प्रोजेक्ट अप्रैल में शुरू हुआ था और नवंबर में उसके खात्मे की खबर आ गई। सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जिंदा लाश को जीवन देने वाली इस परियोजना की अकाल मृत्यु क्यों हुई, इसके बारे में कई कहानियां हैं, पर हम तो उसको मानेंगे जो एक प्रतिष्ठित विदेशी जर्नल में छपा। हम उसको ही कोट करके कह सकते हैं कि बात शायद यही हुई। हुआ यह कि पहले मिले युवक के बाद अगले 6 महीनों तक लगातार कोशिश करने के बाद रुद्रपुर में और बाहर निकलने के बावजूद कोई भी ब्रेन डेड व्यक्ति प्रयोग करने के लिए रीविटा को नहीं मिल सका। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया तथा दूसरे जो नियामक संस्थाएं थी चिकित्सकीय प्रयोग की या शोध की या उससे जुड़ी हुई,
उन संस्थाओं ने जब देश विदेश के जर्नल और अखबारों में इस प्रयोग की बाबत विवादास्पद खबरें प्रकाशित होती देखी तो अपनी स्वीकृति देने से साफ इनकार कर दिया और वो एक तरह से विरोध में आ गई। उन्होंने जबरदस्त दबाव बनाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर एक जिंदा लाश को जीवन देने वाले अनूठे प्रयोग की असमय मौत हो गई और यह भी पता न चल सका कि मौत का कारण क्या था। डॉक्टर बंसल का प्रयास सिरे से आधारहीन था ऐसा कहने वाले तो थे, लेकिन वैज्ञानिक प्रयोग के नाम पर उनको समर्थन देने वाले भी कम नहीं थे। बहुत से लोग थे जिनका कहना था कि इस तरह के प्रयोगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इससे ही कोई रास्ता निकलता है। लेकिन उनका विरोध करने वाले भी इसी आधार पर मेडिकल के ही क्षेत्र में बहुत से मौजूद थे। खैर, कुछ महीनों पहले यह खबर उड़ी थी कि अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका के इस तरह के किसी इलाके में या शहर में इस तरह के तजुर्बे को फिर से दोहराने की कोशिश होने वाली है। बायोक्वार्क फिर एक बार आजमाइश करने जा रहा है। यह भी कहा गया कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हालांकि बाद में पता चला कि ये सब महज अफवाह है और अगर हो भी रही हो तो हमें क्या। अगर कोई भारतीय सफल होता तो हमें खुशी होती। क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने पहले भी कहीं पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो कहां, किसने लिखा था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई और डिटेल पता हो तो वह भी, या कोई बात और जाननी हो इस बारे में, इस बाबत, तो वो भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अब ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को एक लाइक करके जाइए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ऐसा तो करेंगे ही। तो खैर, मिलते हैं अगली बार। तब तक इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त संजय श्रीवास्तव को। धन्यवाद।